दोस्तों आज हम बात करेंगे आधारभूत ढांचे के सिद्धांत के बारे में। ये क्या है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। संसद को अनुच्छेद 368 के तहत ये शक्ति प्राप्त है कि वो संविधान के किसी विभाग में संशोधन कर सकती है। तो ये आधारभूत ढांचे का सिद्धांत जो दिया गया है वो उसमें क्या क्या बताया गया है, उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, इन सभी चीज़ों को हम देखेंगे। इनको समझने के लिए हम कुछ वादों का जो है उदाहरण लेंगे ताकि हमारी क्लियरिटी बिल्कुल स्पष्ट हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। चमकम दोराई बनाम मद्रास राज्य, ये 1951 का मामला है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने शिक्षण संस्थानों में पिछड़े वर्गों के आरक्षण को समता के आधार के उल्लंघन के आधार पर अवैध घोषित किया हुआ था। हम सभी जानते हैं कि हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में मूल अधिकारों का वर्णन है, जिसमें अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में समता के अधिकार का वर्णन है। तो उस समय क्या हुआ था कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस पिछड़े वर्गों का जो आरक्षण दिया गया था शिक्षण संस्थानों में, इसको अवैध घोषित कर दिया था। परंतु संसद ने प्रथम संविधान संशोधन करके ऐसे आरक्षण को वैध बना दिया। संसद ने संविधान में संशोधन करके लिख दिया गया कि पिछड़े वर्गों को जो आरक्षण दिया गया है वो वैध है। उसके बाद है शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ का मामला। ये भी 1951 का ही मामला है। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया है कि अनुच्छेद 368 का प्रयोग करते हुए संविधान संशोधन किया जाता है तो वे अनुच्छेद 13(2) के अधीन विधि नहीं माना जाएगा। यानी कि 368 का अगर प्रयोग करके कोई भी संविधान में संशोधन किया जाता है तो वह अनुच्छेद 13(2) के अधीन विधि नहीं मानी जाएगी। जरा गौर करिएगा बात पे। उसके बाद है संजन सिंह बनाम राजस्थान राज्य का मामला। ये 1965 का मामला है। इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, यानी कि मूल अधिकार को संशोधित किया जा सकता है। ये 1965 के बाद में कहा जा रहा है। फिर उसी के बाद देखिए 2 वर्ष के बाद यानी कि 1967 का मामला, ये मामला है गोरखनाथ बनाम पंजाब राज्य का मामला। इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद के पास यह शक्ति नहीं है कि वह मूल अधिकारों को कम कर सके या छीन सके, एवं अनुच्छेद 13(2) में प्रयुक्त विधि शब्द के अंतर्गत सभी प्रकार की विधियाँ सम्मिलित है। यहाँ पे ज़रा आप गौर करिए कि यहाँ पे क्या कहा रहा है कि मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता, यहाँ पे कहा जा रहा है कि मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। दोनों मामलों में काफ़ी विरोधाभास उत्पन्न हो रहे हैं। इन्हीं विरोधाभास को जो है क्लियर करने के लिए एक तीसरा मामला है 1973 का मामला, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मामला, उसको भी देखेंगे। यहाँ पे और क्या क्या कहा जा रहा है कि ये 13(2) में प्रयुक्त विधि शब्द के अंतर्गत सभी प्रकार की विधियाँ सम्मिलित हैं। इसको समझने के लिए आप सबसे पहले हम 24वां संविधान संशोधन अधिनियम देखेंगे, क्योंकि इसमें कुछ जिसके अंतर्गत संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि 368 के तहत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। 368 में ही कुछ संशोधन किया गया है। इसमें संशोधन किया गया है पहला कि 13(2) में संशोधन कर यह वाक्यांश जोड़ दिया गया अनुच्छेद 368 के अंतर्गत पारित कोई भी विधि अनुच्छेद 13(2) में प्रयुक्त विधि शब्द में सम्मिलित नहीं मानी जाएगी, यानी कि कोई जो संशोधित होगी वो विधि मानी ही नहीं जाएगी। उसके बाद 368 को संशोधित कर और स्पष्ट कर दिया गया कि संसद को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन करने या खत्म करने की शक्ति है, यानी कि संसद के पास ये शक्ति है कि वो संविधान के किसी भाग में जो है उसको घटा सके, बढ़ा सके, कम कर सके या ख़त्म कर सके। ये संसद के पास शक्ति है। 368(1) में ये लिख दिया गया। दूसरी बार क्या लिखा गया 368(2) में कि संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति अपना मत देने के लिए बाध्य होंगे, यानी कि संसद, लोकसभा प्लस राज्यसभा जो भी संविधान संशोधन विधेयक पे पारित करेगी उसे राष्ट्रपति को अपना अनुमति देने के लिए बाध्य होगा। इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे धर्म विधेयक को प्रस्तुत करने के राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक होती है, लेकिन संविधान संशोधन विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं होती है। न ही उसके ऊपर जो है उसके पास वीटो पावर है कि वो उन्हें रोक सके, वो अपना अनुमति देने के लिए बाध्य हैं। उसके बाद है अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 को जोड़कर यह स्पष्ट किया गया कि कोई भी बात इस अनुच्छेद के अंतर्गत किए गए संशोधन पर लागू नहीं होगी। उसके बाद केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। इन्हीं दोनों मामलों में विरोधाभास को खत्म करने के लिए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत ही एक अपनी सिद्धांत दी है, जिसे बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत कहते हैं। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि 24वां संविधान संशोधन अधिनियम वैध है, यानी कि इसमें अभी मैंने जो बताया 368 1, 2 और 3 राष्ट्रपति अपना अनुमति देने के लिए बाध्य है। 368 2 के तहत कोई विधि नहीं मानी जाएगी, ठीक है, तो मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है।
ठीक है। तो संसद को यह अब शक्ति मिल गई कि वह जो है मूल अधिकारों को संशोधित कर सकती है एवं अनुच्छेद 13 में प्रयुक्त शब्द में अनुच्छेद 368 के तहत होने वाला संशोधन अधिनियम शामिल नहीं है। लेकिन इस मामले में एक अहम मोड़ आ गया जिसमें यह बताया गया कि संसद संविधान का संशोधन करके संविधान के मूल ढांचे में बदलाव नहीं कर सकती, यानी कि संसद अगर चाहे तो संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, उसको घटा या बढ़ा सकती है, लेकिन वो संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है। अब मूल ढांचा का सिद्धांत क्या है वो थोड़ा समझिए। अभी तक मैं जितने भी चीज़ को मूल ढांचे के अंतर्गत स्पष्ट किया गया उनको मैं आपको बता दे रहा हूँ। आगे सर्वोच्च न्यायालय ने ये बताया कि हम जो है आने वाले समय पे आपको आधारभूत ढांचे के अंतर्गत क्या क्या चीज़ आती है मैं आपको वो समय पे समय के अनुसार आपको बतलाता रहूँगा। फिलहाल उन्होंने इतने चीज़ों को स्पष्ट किया है। पहला संविधान की सर्वोच्चता, हमारे यहाँ सबसे सर्वोच्च संविधान है, संविधान से सर्वोच्च कुछ भी नहीं है। दूसरा है विधि का शासन। उसके बाद है पंथ निरपेक्षता, संविधान का संघीय स्वरूप, ये कभी भी खत्म नहीं होने वाला है सिद्धांत। उसके बाद है न्यायिक समीक्षा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका हमेशा स्वतंत्र रहेगी, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का ऐसा नहीं विधि बनाया जा सकता जिससे न्यायपालिका पर अंकुश लग सके, वो हमेशा स्वतंत्र है। व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता, इसको भी कभी खत्म नहीं किया जा सकता। संविधान संशोधन करने की संसद की सीमित शक्ति, यानी कि संसद के पास संविधान में संशोधन करने की सीमित शक्ति होगी, वो संसद जो है संविधान के मूल ढांचे में कभी भी संशोधन नहीं कर सकती है। भारत का लोकतांत्रिक गणराज्य होना, इसे भी नहीं बदला जा सकता है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली, देश की अखंडता और संप्रभुता, मूल अधिकारों का सार, हालांकि मूल अधिकार में संशोधन किए जा सकते हैं लेकिन मूल अधिकारों का जो सार है उसमें कभी भी संशोधन नहीं किया जा सकता है। कहते हैं पंथ निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता यहाँ पे दो बार हो गई है। सामाजिक और आर्थिक न्याय का उद्देश्य था राज्य का लोक कल्याणकारी स्वरूप। हमारा राज्य, हमारा जो है राज्य वो लोक कल्याणकारी राज्य है, जैसा कि नीति निर्देशक तत्व में बताया गया है। तो ये जो बताया गया है ये कभी भी नहीं खत्म होने वाली सिद्धांत है, ये आधारभूत ढांचे के अंतर्गत आती है। राज्य जब भी कानून बनाएगी तो वो नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए कानून बनाएगी। मूल अधिकारों तथा नीति निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन, भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में मूल अधिकारों का वर्णन है एवं भाग 4 में 36 से 51 के बीच में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को बताया है कि मूल अधिकार के बारे में और नीति निर्देशक तत्व के बारे में, इसके बीच हमेशा संतुलन बना के जो भी कानून बनेगी वो इन दोनों के बीच के संतुलन बना के ही कानून बनाई जाएगी। केशवानंद भारती मामले का प्रभाव को कम करने के लिए संसद ने 42वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया, जिसमें यह प्रावधान किया गया कि संसद की शक्ति पर किसी भी प्रकार का बंधन नहीं होगा एवं संसद द्वारा किए गए संशोधन को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। यहाँ पे जो है सर्वोच्च न्यायालय ने बताया कि हमारा बेसिक स्ट्रक्चर में आप संशोधन नहीं कर सकते हैं। फिर इन्होंने एक संविधान संशोधन पारित किया, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, जिसमें इन्होंने लिखा कि संसद ने कि हमारे यहाँ जो भी कानून बनेगा, मतलब संसद जो भी कानून बनाएगी इस पर किसी भी प्रकार का बंधन नहीं होगा और इसे किसी भी न्यायालय द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती है। मतलब संसद का कहना हुआ कि हम जो भी कानून बनाएंगे उसे किसी भी न्यायालय द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया, तो इसे खारिज कर दिया। भारत संघ जो है इसे खारिज कर दिया। इसमें कौन कौन चीज़ को खारिज कर दिया गया, तो अनुच्छेद 368(4) को और अनुच्छेद 368(5) को अवैध घोषित कर दिया गया। इसको आपको मिनर्वा मिल्स के मामले में अच्छी तरह से स्पष्ट कर दिया गया है। केशवानंद भारती और मिनर्वा मिल्स मामले के बाद यह स्पष्ट हो गया कि संसद संविधान में कोई ऐसा संशोधन नहीं कर सकती है जो संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता हो। यह बात पूरी तरह और स्पष्ट हो गई जब 2007 में IR कोइलो बनाम तमिलनाडु राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पुनः संदेहों को दूर करते हुए दोहराया कि संविधान का आधारभूत ढांचा असंशोधनीय है। मतलब संसद कभी भी ऐसा कानून नहीं बना सकती है जो आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करती हो, इसके ऊपर संसद की शक्ति सीमित है। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी बताया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल विषय में न्यायिक पुनर्विलोकन हो सकता है। पहले ये था कि 9वीं अनुसूची में अगर कोई भी विषय को डाल दिया जाता था तो उसमें जो है उसके किसी भी सर्वोच्च न्यायालय में उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा किया जा सकता था। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि अगर 24 अप्रैल 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में कोई भी अगर विषय शामिल किया जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार होगा कि उसका जुडिशियल रिव्यू कर सके, न्यायिक पुनर्विलोकन कर सके। यह सर्वोच्च न्यायालय ने
कर दिया इन सभी मामलों के माध्यम से। चलिए धन्यवाद।